हेलो एवरीवन, आज हम लोग ज्यामिति के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे सभी थ्योरम के साथ। थ्योरम भी कराते चलेंगे, उसके साथ उसके आने वाले क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। और ये यूपी टेट के लिए, सुपर टेट और सभी में जिसमें भी ज्यामिति आता है सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए लिखा गया हो कि 80, पहला क्वेश्चन है कि 80 डिग्री का समपूरक कोण होगा। 80 डिग्री का समपूरक कोण होगा। तो 80 डिग्री का समपूरक जो कोण होगा, समपूरक कोण कैसे हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए एक कोण 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री में कुछ जोड़ने पर अगर 180 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा? 130 डिग्री। ध्यान रखिएगा, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण। तो कह रहा 80 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 80 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा? 100 डिग्री। ऐसे ही कहा जाए 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 140 डिग्री, क्योंकि जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री। समपूरक से ही कोटिपूरक एक होता है। दो प्रकार कोण होते हैं, समपूरक एक कोटिपूरक। जैसे कहा जाए 50 डिग्री, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण होगा। 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण होगा। तो ध्यान रखना, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग क्या हो जाता है? 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो 50 डिग्री में क्या जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाए? तो 40 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि कोटिपूरक कोण को पूरक कोण भी कहते हैं। जैसे कहा जाए 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 70 डिग्री में क्या जोड़े 20 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो 20 डिग्री। ध्यान रखना, तो 70 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 20 डिग्री। कोटिपूरक कोण को ही पूरक कोण कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी पर घुमा के मान लीजिए और क्वेश्चन बनाए कि तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 140 डिग्री के समपूरक का, 140 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण होगा। कोटिपूरक कोण होगा 140 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण होगा। तो ध्यान रखिएगा, 140 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा? जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री। तो 40 डिग्री इसका क्या होगा? समपूरक कोण। अब 40 डिग्री समपूरक कह रहा है, उसके समपूरक का कोटिपूरक कोण, मतलब जो 40 डिग्री समपूरक बना इसका कोटिपूरक। कोटिपूरक का कोण क्या होता है? कोटिपूरक कोण वो होता है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री बने। तो 140 डिग्री का समपूरक कोण 40 डिग्री और 40 डिग्री समपूरक का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन टेट में ज़रूर आते हैं। इसी पर एक और कहा जाए कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि लिख के रखा है कि 150 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण होगा। तो 150 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण, तो 150 का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा? 30 डिग्री। 150 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री का कोटिपूरक निकालना है। कोटिपूरक क्या होता है? जब जोड़ने पर क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। 30 में क्या जोड़ेंगे? 90 डिग्री का बनेगा 60 डिग्री। तो 150 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए लिखा रहे। इसी का उल्टा देखते हैं कि कोटिपूरक से अगर समपूरक की ओर हमको जाना है तो क्या होगा। मान लीजिए लिख के रखे कि बताइए 70 डिग्री के कोटिपूरक का समपूरक कोण होगा। 70 डिग्री के कोटिपूरक का समपूरक कोण होगा। तो 70 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा? 20 डिग्री। अच्छा 20 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 160 डिग्री, क्योंकि हमको पता है यहाँ जोड़ने पर कोटिपूरक 90 होता है और समपूरक क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। क्या होगा? 160 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये रेखा और कोण से क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। अगला देखिए, अब हम लोग त्रिभुज से क्वेश्चन करते हैं। जो त्रिभुज से क्वेश्चन बनते हैं तो त्रिभुज हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज
त्रिभुज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसकी थ्योरम भी बताते चलेंगे ताकि आप समझ पाएँ इसको। कि पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो 3 कोण होंगे ABC, और उनका योग क्या होता है 180 डिग्री। उनका योग क्या होता है 180 डिग्री। आपको पता ये होना चाहिए कि दूसरी बात ये कि त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ रखा था कि त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। जैसे AB भुजा ले लिए अब प्लस BC भुजा, AB भुजा अब प्लस BC भुजा, इसका योग बड़ा होगा तीसरी भुजा के साथ AC के साथ। कोई भी दो भुजाओं का योग क्या होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा भी होगा। कोई भी मान लीजिए AB माइनस AC छोटा होगा किसके साथ तीसरी भुजा के साथ BC के साथ। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ले लें कि ABC कोई त्रिभुज है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, 5 7 8। तो हमको पता होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 5 + 7 क्या 8 से बड़ा है? बड़ा है। इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज तभी बनना संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो बड़ा हो, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। तो कोई भी दो भुजा ले रहे हैं, 8 में से 5 चले गए, क्या बचे? तीसरी भुजा छोटा है कि नहीं? 7 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है कि त्रिभुज क्या बनना 5 8 7 से संभव है कि नहीं? तो संभव है। कब है? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तब त्रिभुज बन सकता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है तब भी त्रिभुज बन सकता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि मान लीजिए कोई भुजा देख रखा है 7 और 12, 7 और 12 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। 7 और 12 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो तीसरी भुजा का मान होगा, तीसरी भुजा का मान होगा। ध्यान रखिएगा, 7 और 12 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हमको पता है कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो दो भुजाओं के योग से क्या होगी? छोटी होगी। हम इसको यक्स मान ले रहे हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब 19 से पक्का छोटी होगी। और त्रिभुज के दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी? बड़ी होगी। जहाँ त्रिभुज बनना संभव था उसी से, तो 12 में से 7 के 5 से क्या होगी? 5 से बड़ी होगी, और 7 से क्या होगी? 19 से छोटी होगी। इसका मतलब त्रिभुज के तीसरी भुजा का मान यहाँ से यहाँ तक आएगा। 5 से 19 तक त्रिभुज का भुजा हम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग से तीसरी भुजा छोटी होगी और अंतर से क्या होगा? बड़ी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कितनी भुजा संभव हैं? तो आप जोड़ देंगे कि हाँ 5 के बाद 6 7 8 से लेकर कहाँ तक? 18 तक संख्या पूछ सकता है। संख्या पूछ लेगा तो आप जोड़ के बता देंगे। जैसे मान लीजिए एक और सवाल इसी पे ले लें कि 7 और 10, मान लीजिए दो भुजाएं हैं त्रिभुज की दो भुजा है। 7 और 10 त्रिभुज की दो भुजा है। तो आपको बताना है तीसरी भुजा कितने मान संभव हैं, गिन के बताइए पूर्णांक में। तो आपको बताया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं से तो छोटी होगी, दो भुजाओं के योग से छोटी होगी, और बड़ी किससे होगी? दो भुजाओं के अंतर से। मतलब 17 से तो छोटी होगी, और बड़ी किससे होगी? 10 में 7 गए 3 से। कितने मान संभव हैं? तो आप जोड़ेंगे 4 5 6 7 8 से लेकर कहाँ तक? 17 तक। तो घटा देंगे 17 में से 3 घटा के, ध्यान रखिएगा 17 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 14।
17 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 14। ध्यान रखिएगा जब 14 आएगा तो उसमें भी 1 घटेगा, जब 14 आएगा तो उसमें भी 1 घटेगा। जोड़ लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना 13। तो कितनी भुजा संभव हैं 13 भुजा कुल क्या है संभव है। ध्यान रखिएगा 13 भुजा कुल संभव है। इसमें भी निकालना होता तो 19 में से 5 घटा के 14 1 घटा देते क्या निकल जाता 13 मान संभव थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी होते चलें, थ्योरम के साथ साथ क्या होते चलें क्वेश्चन भी होते चलें। जैसे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 मान लीजिए लिख के रखा है कि आपको देख रखा है कि 5 7 8 से 5 7 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा 5 7 8 से कौन सा त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज क्या इससे बनना संभव है कि नहीं है। 2 भुजाओं को जोड़ लेंगे, तीसरी भुजा से क्या बड़ी है कि नहीं 8 से, 13 बड़ा होता है 8 से, बन सकता है। अंतर भी देख लेंगे 8 में से 5 गए और 7 3 बड़ा 7, इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव है। कौन सा त्रिभुज बनेगा इसके लिए ध्यान रखना। आधार ऐसे आपको दे देगा क्या ऑप्शन न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, और तीसरा समकोण है ना, और चौथा देगा बनना संभव नहीं है, बनना संभव नहीं है। तो आपको पता है कि 5 7 8 से कौन सा त्रिभुज बन सकता है। तो हमको पता है त्रिभुज बनने का नियम क्या होता है, जान लीजिए कि अगर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए तब तो कौन सा त्रिभुज बनेगा न्यून कोण। और 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के साथ बराबर हो जाए तब तो समकोण बनेगा। और 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए बड़ी भुजा के साथ तो क्या बनेगा अधिक कोण। कौन सा बनेगा अधिक कोण। तो हमको इसमें बताना है कि इसमें क्या बन सकता है 5 7 8 में। तो ध्यान रखना कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग देखेंगे, 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर का क्या संबंध है 8 के स्क्वायर के साथ, 5 के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या संबंध है 8 स्क्वायर के साथ। तो 55 25 और प्लस 49 और ये क्या हो जाएगा 64। जोड़ देंगे 9 5 14 4 हासिल 1 और 4 2 6 7 74, 74 बड़ा होता है 64 से, तो बड़ा होता है इसका मतलब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो जाएगा तो न्यून कोण। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रख के रखिएगा कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ा हो जाए तीसरी भुजा साथ तो कौन सा कोण बनेगा न्यून कोण बनेगा। अगर ये छोटा हो जाता अधिक कोण बनता, बराबर हो जाता समकोण बनता। अगला देखिए, इसी पर एक और देख लीजिए कि 2 है 5 है 8 है, 2 है 5 है 8 है। ध्यान रखिएगा इसको लिख ले रहे हैं 4 लिख ले रहे हैं, 4 है 5 है 8 है। पहले देखेंगे क्या बनना संभव है कि नहीं। 8 या 4 प्लस 9 बड़ा, 4 प्लस 5 बड़ा होता है 8 से, बड़ा है सही बात है। और घटा के देख लेंगे 8 में से 5 गए, क्या 4 से 4 बड़ा है इससे, बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज बनना संभव है। अब लेके देख लेना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या संबंध है 8 स्क्वायर के साथ। तो 16 25 64, 25 6 41 64 बड़ा हो गया है ना, 64 क्या हो गया बड़ा हो गया 41 से। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ध्यान रखिएगा तब कौन सा त्रिभुज बनेगा अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। समझते चलिएगा, ये एक ही चीज़ हैं। अगला देखिए कि हमको पता है त्रिभुज के अंतःअभिमुख कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे ABC कोई भुजा है, ये मान लीजिए देख रखा है 100 डिग्री, ये 60 डिग्री, कहा जाएगा इस कोण का मान बताइए।
इस कोण का मान क्या होगा। तो इस कोण का मान हमको पता है कि इन दोनों कोण का योग ये कोण के बराबर होता है, तो इसका मान क्या होगा 40। 60 40 क्या होना चाहिए 100। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के साथ क्या होगा बराबर होगा। एक क्वेश्चन और दीजिए। मान लीजिए लिख रखा है कि ये 140 है, ये 80 है, ये x डिग्री है, कहा जाए इसका मान क्या होगा। ये 140 है, 80 है, x डिग्री, कहा जाए इसका मान क्या हो सकता है। तो हमको पता है इन दोनों कोण का योग इस कोण के साथ बराबर हो जाता है। 80 में क्या जोड़ेंगे 140 हो जाए, तो 80 में क्या जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे, तो इसका मान x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री 140। और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है कि A B C ऐसे देख रखा है, यहाँ पर बना कोण मान लीजिए देख रखा है 60 डिग्री, ये 70 है, कहा जाए x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख जब दो रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये 60 है तो ये पर भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये 70 है, ये 60 है, 130 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो क्या होगा 70 60 130, तो क्या होगा 50 डिग्री हो जाएगा। समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर रख रहे हैं इसको। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज ABC है, ये देख रखा है, यहाँ पर कोण देख रखा है 60 डिग्री, ये I देख रखा है ना, ये ऐसे काट देगा, इसका मतलब बराबर है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बराबर है, x x इसको कर दे रहे हैं, x x ये है, x x ये है ना, या ये y y है, ज़रूरी नहीं बराबर हो, y y है ना, ये x x है और ये y y। x x का मतलब क्या है कि दोनों बराबर हैं, y y का मतलब है कि बराबर हैं। इसका मतलब ये कौन सी रेखा है आपको ज्ञात करना होगा। यहाँ पर बना कोण थीटा क्या हो सकता है। ये 60 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, तो इस पर बना कोण क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पर बने कोण को कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। अंतः केंद्र बराबर क्या होता है, अंतः केंद्र पर बना कोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री प्लस a पर बना कोण उसका आधा। तो यहाँ पर बना कोण 90 है, यहाँ पर बना कोण क्या होगा 60 90 और प्लस 60/2, इसका मतलब 90 और प्लस 60/2 का मतलब क्या है 30। तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा 120 डिग्री कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा 120 डिग्री कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बना कोण अगर दो अंतः केंद्र, दो कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे अंतः केंद्र कहते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं इसको। और यहाँ पर बना कोण क्या होगा 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। ध्यान रखिएगा। इसी पर एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मान लीजिए A है, B है, C, ये अंतः केंद्र I है, अंतः केंद्र I है, इसको मैं x x कर दे रहा हूँ, ये y y है। तो यहाँ पर बना कोण अगर अब की बार दे दिया जाए 110 डिग्री, तो आपको बताना है यहाँ पर बना कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर बना कोण अंतः केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। 90 डिग्री प्लस a/2 मतलब x/2। 90 जाएगा उस पार क्या हो जाएगा घट जाएगा, 110 माइनस 90 बराबर a/2। तो 110 में से 90 गए 20 बराबर a/2। तो a का मान क्या हो जाएगा, ये दो जाके गुणा, तो a का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री a का मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा a का मान क्या होगा 20 दूनी 40 डिग्री। अंतः केंद्र कहाँ बनता है, ध्यान रखिएगा, जब तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं। तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं I से।
अगला मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, ये ABC कोई त्रिभुज है और ये AD, ठीक है, AD ऐसे दे दिया जाए कि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। और मान लीजिए यहाँ G ग्रेविटेशनल है ना, यहाँ G है केंद्रक कहते हैं इसको, AD माध्यिका है और इसकी लंबाई मतलब AD की लंबाई मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो AG का मान होगा, ध्यान रखिएगा, AG का मान होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो रेखा है माध्यिका, यहाँ जो केंद्रक है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ऊपर से केंद्र तक 2 और केंद्रक से भुजा तक 1 होता है। तो कंप्लीट का मान देख रखा है 30, मतलब 2, 1, 3 का मान क्या देख रखा है? 3 का मान देख रखा है, 3 का मान देख रखा है 30। 3 का मान 30 है तो 1 का मान क्या होगा? 1 का मान 30/3 मतलब क्या होगा? 10। तो हमको किसका मान बताना है? AG का मान, मतलब 2 का मान। 2 का मान क्या होगा? 10 × 2 बराबर क्या होगा? 20 डिग्री। 2 का मान क्या होगा? 20 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि 2 का मान क्या होगा? 20 डिग्री। यहाँ से एक और थ्योरम पूछ के रखता है, कि संबंध पूछ के रखता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज ABC है, ये माध्यिका, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं, AD, BE और CF, 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं। तो इन पर संबंध पूछता है कि क्या त्रिभुज का परिमाप जो है AB + BC + CA और ये जो माध्यिका का है AD + CE CF + BE बचा, इनका क्या संबंध है? तो ध्यान रखिएगा ये संबंध होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा इसको, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा इसको। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। इस पर ध्यान रखिएगा। आगे चतुर्भुज में तो कुछ पूछने लायक होता नहीं है, क्षेत्रफल में पूछता है, यहाँ नहीं पूछता है ज्यामिति में। अगला वृत्त से क्वेश्चन मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि कोई वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त से यहाँ से ये और ये, ठीक है, मान लीजिए O है वृत्त का केंद्र, यहाँ पर बना कोण मान लीजिए 100 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण 100 डिग्री है, तो पूछेगा यहाँ पर बना कोण क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए कोई जीवा है, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। मतलब इससे ये दुगना होगा अगर उसी जीवा से गया है तो ये 100 है तो क्या होगा? 50 डिग्री। इसका मान थीटा का मान क्या होगा? 50 डिग्री, आधा होता है। अगला कि मान लीजिए कोई ये है, यहाँ पर बना कोण 70 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण क्या है? 70 डिग्री है। तो हमको बताना है यहाँ पर बना कोण क्या होगा। तो आप तुरंत बता देंगे इसका मान क्या होगा? 140 डिग्री होगा। जस्ट क्या होगा? दुगना होगा। कंडीशन क्या होती है? उसी जीवा द्वारा बनना चाहिए। उसी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण क्या होता है? केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर बना कोण क्या होगा? बड़ा होगा, दुगना होगा। इसमें वृत्त में एक और चीज़ पूछता है कि मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त और अर्धवृत्त द्वारा
मान लीजिए व्यास है वृत्त का, ठीक है, ये क्या है, व्यास। एक बात और ध्यान रखिएगा, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, ध्यान रखना, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। इस पर जैसे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकता है कि कोई वृत्त है ऐसे, ये इस पर क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे, यहाँ से ऐसे दे दिया गया है, कहा जाए कि ये बना कोण 40 डिग्री है, तो यक्स का मान क्या होगा। ये वाला कोण 40 डिग्री है तो यक्स का मान क्या होगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि व्यास, ये व्यास है, ध्यान रखिएगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 40 है तो ये 90 होगा, आपको पता हो गया है। तो 90 40 क्या हो जाएगा, 130। और ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो ये 130 और प्लस 50 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। 90 40 130 और प्लस 50 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यास देख रखा है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगला, एक कोई अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वृत्त को एक बिंदु पर जो रेखा स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ से एक थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम बनती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पिछली बार सुपर टेट में भी पूछा गया था, इस बार टेट में पूछ सकता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड प्रमेय कहते हैं हिंदी में, एकांतर खंड प्रमेय। एकांतर खंड प्रमेय क्या होती है कि किसी स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा जो कोण बनता है, स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा अगर यहाँ कोण बना थीटा है तो उसी स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा यहाँ कहीं परिधि पर बना कोण वो भी थीटा होगा। ध्यान रखिएगा, किसी स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा अगर बना कोण थीटा है तो उसके विपरीत यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो इस पर क्वेश्चन अगर लिया जाए तो क्वेश्चन कैसे लिया जाएगा। क्वेश्चन मान लीजिए लिखा गया है कि कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा है, ये यहाँ पर बना कोण मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 60 डिग्री। आगे इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो यहाँ मैं दे रहा हूँ इसको, ये मिला दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऐसे मिला दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऐसे मिला दे रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बना कोण 70 डिग्री है, यहाँ पर बना कोण क्या है, 70 डिग्री है, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पर 70 बना है तो यहाँ पर भी 70 बनेगा, ये 70 बनेगा तो ये भी 70 बनेगा, और ये दोनों अगर 70 बन रहे हैं तो ध्यान रखिए ये चारों वृत्त के परिधि पर हैं। तो इसका मतलब कि कौन बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, और उनके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 70 है तो क्या होगा, 110 डिग्री। ये 70 है तो क्या होगा, 110 डिग्री। ध्यान रखिएगा, है इनके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अगला लिखो, इसी पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि कोई वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये कोण बन गया है, स्पर्श रेखा इस बार 50 डिग्री। यहाँ पर एक कोण इसे बना दे रहे हैं, और ध्यान रखना यहाँ पर बना कोण पूछ लेगा, ये बना कोण क्या होगा। तो आप बताइए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है तो जोड़ने पर 180 बनना चाहिए, तो क्या होगा, 130 डिग्री बनेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा
इसी स्पर्श रेखा पर बनता है कि अगला क्वेश्चन है कि कोई वृत्त है, यहाँ केंद्र से कोई रेखा गई है, कोई स्पर्श रेखा आई है। केंद्र से कोई रेखा गई है, स्पर्श रेखा गई है। मान लीजिए P है ना, ये P है और ये T है, ये A है और यहाँ पर कहीं काट रहा है तो B है। तो ध्यान रखना PT स्क्वायर बराबर होता है, PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। PT स्क्वायर बराबर क्या होता है, PA इंटू PB होता है, PA इंटू PB, PA इंटू PB होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे इस पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है कि कोई वृत्त है, यहाँ कोई केंद्र है, ये P है, ये T है, स्पर्श रेखा है, ध्यान रखना, और ये A है, ये B है। कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, मतलब AB बराबर 5 है और BP बराबर 4 है। तो PT का मान होगा, PT बराबर क्या होगा, PT बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए PT स्क्वायर बराबर होता है PA मतलब 4, PB 4 है, PA निकालेंगे, ध्यान रखना PA अगर निकालना है ना तो PB प्लस BP निकालेंगे तब PA निकलेगा। तो मतलब 5 + 4 बराबर क्या होगा, 9 होगा। 5 यहाँ तक, 4 बराबर यहाँ तक 9, तो इसका मतलब PA इंटू P बराबर क्या होगा, 9 चौक 36। तो PT स्क्वायर बराबर 36, तो इसका मतलब PT बराबर क्या होगा, 6। रूट हो जाएगा ना इसका, तो रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। PT का मान क्या मिलेगा, 6। अगला देखिए, मान लीजिए एक आपको ऐसे दे दी जाए कि अगला सवाल है कि 5 भुजाओं वाले बहुभुज, 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग होगा, अंतःकोण का योग होगा। तो 5 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का जो योग हो रहा होगा ना, अंतःकोण का योग जब ज्ञात करना है, ये बराबर होता है n-2 गुणे 180 डिग्री। ध्यान रखना, अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री। n मतलब क्या है, भुजा। कितनी भुजा है, 5 - 2 गुणे 180, तो बराबर 3 गुणे 180, मतलब 540 डिग्री होगा, है ना। मान लीजिए ऐसे 7 भुजाएं हैं, तो 7 भुजाएं वाले बहुभुज का अंतःकोण का योग क्या होगा, तो 7 - 2 गुणे 180, मतलब 5 गुणे 180, मतलब 18 पंचे 90, 900 डिग्री। 10 भुजाएं हैं तो 10 - 2 गुणे 180, मतलब 8 गुणे 180, मतलब 18 × 144, 1440 डिग्री होगा। अंतःकोण का योग जब पूछे तो n-2 गुणे 180। अगला क्वेश्चन मान लीजिए है, अगला क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बहुभुज है, ये अगर कोई बहुभुज है तो ये तो बहुभुज है, लेकिन अगर सब भुजाएं इसकी समान हो जाएंगी तो इसको क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। सब भुजाएं समान हो जाती हैं तो समबाहुभुज। ध्यान रखना, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का योग जो होता है, बाह्य कोण का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होगा, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग, प्रत्येक नहीं कि बाह्य कोण कुल योग जो होगा 360 डिग्री होता है किसी बहुभुज का। अगर प्रत्येक कोण निकालना हो, प्रत्येक मतलब एक कोण, तो 360 बटे उस कोण से भाग दे देते हैं, ध्यान रखना, तो 360 बटे n। भुजा है तो भुजा से भाग देंगे और कोण है तो कोण से भाग देंगे, ध्यान रखिएगा। भुजा है तो भुजा से भाग दे देंगे, कोण है तो कोण से भाग दे देंगे। सवाल जैसे मान लीजिए लिख के रखा है कि किसी समबाहुभुज
का प्रत्येक कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो उसमें भुजा की संख्या होगी, भुजा की संख्या होगी, ध्यान रखना। तो हमको पता है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ध्यान रखना, प्रत्येक बाह्य कोण अगर 30 डिग्री है तो उसमें भुजा की संख्या क्या होगी, 360 में से 30 से भाग दे देंगे, है ना। 360 में से 30 से भाग देंगे तो क्या मिलेगी, 0 0 बटा 12 36। उसमें भुजाओं की संख्या क्या है, 12 है। उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, 12 होगी। अगला देखिए, इसी के आधार पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी, उसमें भुजाओं की संख्या होगी। तो ध्यान रखना, प्रत्येक अंतः कोण 140 है, तो आप जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण क्या मिला, बाह्य कोण मिला 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण क्या मिला, 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री मिला, और आपको पता है एक भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो 360 बटे 40 करेंगे, 0 0 कटा, इसका मतलब कितनी भुजा है, 9 भुजा है। ध्यान रखिएगा, n मतलब भुजा, n इधर चली जाती है तो कोण आ जाता है, ठीक है। तो चाहे कोण से भाग देंगे, चाहे भुजा से भाग देंगे, भुजा से भाग देंगे तो कोण आ जाएगा, कोण से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा। एक सवाल बहुत पूछता है विकर्ण से, एक सवाल किसे पूछता है, विकर्ण से। तो ध्यान रखना, विकर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है n(n-3/2) होता है। बहुभुज का विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है n(n-3/2). जैसे सवाल ले दिया जाए कि 5 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, 5 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो आप तुरंत कहेंगे 5 माइनस 3 बटे 2। तो 5 गुणे 5 में 3 गए 2 बटे 2, कितने विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। 5 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। ऐसे ही अगला दे दिया जाए कि 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो आप कहेंगे 10 माइनस 3 बटे 2, मतलब 10 गुणे 10 में 3 गए 7 बटे 2, तो 2 से काट देंगे 5 बार, 5 सते 35 विकर्ण होंगे। ध्यान रखना, विकर्ण कैसे निकलेगा, भुजा माइनस 3 बटे 2। इसी को पलट के पूछ लेता है, कैसे पूछ लेगा, पलट के पूछ लेगा कि बताइए, जैसे पलट कैसे पूछ लेगा कि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण हैं, 35 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या होगी। ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसे देते कितने भुजाओं की संख्या है। अगर आप फार्मूले पर रख रहे हैं जो भी बताए, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको रख लीजिएगा, n(n-3/2) होते हैं, n का मान रख देंगे, जहाँ 35 मिल जाएंगे वही सही है। जैसे मान लीजिए 8 ले रहे हैं, पहला ऑप्शन 8 गुणे 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा बटे 2, इसका मतलब 4 पंचे 20 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 10 ले रहे हैं तो 10 और गुणे 10 में से 3 गए 7 बटे 2,
तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, तो 35 आ गया विकर्णों की संख्या, इसका मतलब ये सही है। लगाना कैसे है वो आप समझ गए, ऑप्शन से इसको लगाइएगा जब निकालना हो कितने भुजाओं की संख्या है। तो ये कंप्लीट ज्योमेट्री था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।